हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से समय हो गया हमारा यूजीसी नेट 11 पेपर 1 के क्लास का, और जहां पर हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर सेशन के लिए पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यूजीसी नेट ही नहीं बल्कि इसके साथ ही साथ हम लोग और दो जगह निशाना लगा रहे हैं। और वो कौन से दो जगह हैं? बिहार में अपकमिंग बैट, झारखंड में अपकमिंग जेट, यानी तीनों के कंबाइंड क्लास में आप सभी का ग्रांड वेलकम है दोस्तों। ग्रांड वेलकम है कंबाइंड क्लास यूजीसी नेट 11 पेपर 1 एंड बैट एंड जेट। ओके, पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज हमारा जो यूनिट है, यूनिट हम लोग 9 कवर कर रहे हैं। यूनिट 8 हमारा एक्चुअली कंप्लीट है। यूनिट 9 हमारा क्या है? लोक विकास और पर्यावरण। जी हाँ, संक्षिप्त में इसको आप इन्वायरमेंट कर सकते हैं। ईबीएस के क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। और ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले ईबीएस में हम लोग 2 क्लासेस कर चुके हैं। और जी हाँ, अगर इस प्रकार की तैयारी करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने की गारंटी देता हूं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बिल्कुल सिलेबस टू द पॉइंट यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। और आपको हमारा मिशन है जीआरएफ मिले। और जीआरएफ मेरा प्रिपरेशन जो कराने का स्टाइल है वो जीआरएफ लेवल का है। बाय द वे, किसी तरह अगर आपके पास समय की कमी है या कुछ भी इस प्रकार का इंसिडेंट हो जाता है कि आपको पढ़ने में कम समय लगे मिला, ज्यादा आप तैयारी नहीं कर पाए जिस प्रकार करना चाहिए, तो आप बैट या जेट या सिंपल नेट में तो आप क्वालिफाई हो ही जाएंगे। इसमें कहीं भी कोई डाउट्स नहीं है। तो चलिए क्लासेस में एंटर करते हैं। और सिर्फ क्लासेस ही नहीं, नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाती है। नोट्स कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाएं और टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएगी पीडीएफ क्लासेस के आफ्टर 30 मिनट के बाद। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहां पर भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको नोट्स दे दी जाएगी। और क्लासेस के बाद तुरंत नोट्स, और जैसे ही चैप्टर्स खत्म होता है इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लेते हैं। बीच में भी प्रैक्टिस सेट लगता है कि नहीं लंबा क्लास हो गया तो वहां भी प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यानी प्रैक्टिस सेट, लेक्चर, नोट, एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल रहा है। और सभी क्या बिल्कुल फ्री है दोस्तों। कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं है। कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं है। बस शिक्षा का कारवां यूं ही बढ़ते रहे, यही है। और सभी बच्चे अच्छा रिजल्ट करें, वही हमारे लिए फीस है। और मैं आप सभी से बात करूंगा एक दिन क्या मुझे फीस मिलता है। मैं जब कमेंट देखता हूं, मुझे जब मैसेज किया जाता है, सर आईसीटी को आपने बिल्कुल हमारे लिए आसान कर दिया, इस प्रकार के जब कमेंट्स को देखता हूं ना, तो कहीं ज्यादा आप अगर हमको फीस पेमेंट करते, कितना करते, 1000 2000, उससे लाखों गुना ज्यादा है वो। जब उस प्रकार के कमेंट को पढ़ता हूं, आपके कैसे उस प्रकार के रिप्लाई को देखता हूं, तो बहुत खुशी होती है। वही सबसे बड़ा फी है। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे अभी। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दोनों के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे यूएनएसडीएफ के बारे में जानेंगे। यूएनएसडीएफ क्या है ये? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क इसको कह सकते हैं। फ्रेमवर्क का अगर हिंदी में कहें इसको ढांचा बोल सकते हैं। फ्रेमवर्क क्या होगा? ढांचा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास ढांचा, यानी संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो उनका जो गोल है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का टारगेट बनाया जाता है, किस प्रकार ढांचा बनाया जाता है, उसी से जुड़ा हुआ ये आज हम लोग का क्लास है। जिसको अगर इंग्लिश में इसका पूरा फुल फॉर्म भी आपसे पूछा सकता है, यूएनएसडीएफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म हो गया। इसके बारे में किस प्रकार की घटनाएं घटी, किस प्रकार इसका डेवलपमेंट हुआ और किस प्रकार से ये कार्य कर रही है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखेंगे। और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले सितंबर 2018 में, याद रखिएगा कब? सितंबर 2018 में नीति आयोग, हमारे देश में योजना आयोग की जगह भी क्या बन गया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग के उस समय जो अध्यक्ष थे आपके 2018 में, सीईओ, कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष नहीं, इसको सीईओ बोलेंगे, है ना, सीईओ। नीति आयोग के जो सीईओ थे, कार्यकारी अधिकारी, अमिताभ कांत। और भारत में यूएनओ के स्थानीय समन्वयक, यहां पर भारत की तरफ से यूएनओ में जो स्थायी समन्वयक है वो कौन है? यूरी
अफनासिएव, यूरी अफनासिएव ने 2018 से लेकर 18 से 22 के लिए यूएनएसडीएफ यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। जो ढांचा बनेगा 2018 से 22 तक के लिए, किस प्रकार हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करेंगे, इसको लेकर एक कह सकते हैं हस्ताक्षर हुआ। एक कह सकते हैं दोनों के बीच जो आपके कौन थे, नीति आयोग के कार्यकारी यानी सीईओ आपका अमिताभ कांत और भारत में यूएनओ के अस्थायी समन्वय कोऑर्डिनेटर यूरी अफनासिएव और अमिताभ कांत के बीच 2018 में हस्ताक्षर हुआ और 2018 से 22 तक के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। उसी को कहते हैं हम लोग यूएनएसडीएफ, है ना, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़े हुए और कुछ चीजों को देख लेते हैं। इसके जो फोकस में जो चीजें रखी गई, क्या क्या इसके फोकस में रहेगा, इसमें कहा गया गरीबी और शहरीकरण, है ना, शहरीकरण बढ़ रहा है और गरीबी भी बढ़ रही है ना। शहरों में गरीबों के लिए कह सकते हैं उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो शहरी और गरीबी, आपका शहरीकरण और गरीबी के बारे में इसने गोल फोकस किया। दूसरा स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता, शिक्षा, पोषण और खाद्य सुरक्षा। जहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि नो हंगर, जीरो हंगर, यानी कोई भी भूख से ना मरे। तो उसी से जुड़ा हुआ हमारा जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, आपदा और समुत्थानशीलता, मैंने सबका उत्थान, समुत्थानशीलता मैंने सबका उत्थान का जो कह सकते हैं सभी प्रोग्रेस करे, इस प्रकार का हमारा नीति होनी चाहिए। कौशलीकरण, सबको स्किल डेवलपमेंट हो, है ना, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब कितना है, अभी आप इंडिया में गवर्नमेंट जॉब देखेंगे तो 3% लोग गवर्नमेंट जॉब में है, बाकी 90% क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। अगर उनके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगा तो वो खुद से रोजगार के लिए लड़ेंगे नहीं, खुद रोजगार क्रिएटर बन जाएंगे, वो है ना, वो एम्प्लॉय नहीं बल्कि एम्प्लॉयर बन जाएंगे, वो रोजगार लोगों को देंगे, है ना, रोजगार देंगे, यानी कौशल विकास उसके अंदर होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट। उद्यमिता और रोजगार सृजन, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, युवा विकास, युवाओं का विकास हो, ये सभी इस फ्रेमवर्क में शामिल किए गए। इस फ्रेमवर्क में मुख्य फोकस क्या क्या रहा, जिसे मैंने रेड से अंडरलाइन कर दिया, वो सभी चीजें आपका इस फ्रेमवर्क में शामिल किया गया। और ये फ्रेमवर्क कब से कब तक के लिए तैयार किया गया, 2018 से 22 के बीच में ये इसको टारगेट बनाया गया। वैसे हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो कब तक है, 2030 तक के लिए, लेकिन इस फ्रेमवर्क को जो बनाया गया ये 2022 के लिए बनाया गया ताकि उस गोल को अच्छे से हम लोग अचीव कर लें। 2018 से 22 के लिए मूल नियोजित व्यय 11,000 करोड़, है ना, ये इनका जो बजट था कितना था, 11,000 करोड़। ये भी प्रश्न आ सकता है, आपका फुल फॉर्म आ सकता है। कब हस्ताक्षर किया गया, जब यूएनएसडीएफ पर हस्ताक्षर किया गया तो किन दो अधिकारियों के बीच हस्ताक्षर हुए, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर आएगा। कब हस्ताक्षर किया गया, तो वो सभी चीजें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो संगठन से जुड़ा हुआ चीज था वो कंप्लीट हो चुका है। 3 संगठन के बारे में हमने देखा, 3 ने 4 देखा, आपका एचडीआई देखा, इसके बाद आपका कह सकते हैं कि एमडीजी देखा, फिर एसडीजी देखा और आज यूएनएसडीएफ देखा। और अब हम लोग मेन जिसको कहते हैं पर्यावरण, वहां पर हम लोग आ गए हैं। मुख्य रूप से जो हमको अध्ययन करना है, अब देखिए पहला मानव और पर्यावरण का संबंध, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशन के बारे में जाएंगे। और आप कोई पहले क्लास में मैंने कहा था दोनों का रिलेशन एक दूसरे पर आश्रित है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है ना मनुष्य पर्यावरण के बिना रह सकता है, नहीं पर्यावरण मनुष्य के बिना रह सकता है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी है हमारी जिससे कि पर्यावरण को बेनिफिट है और पर्यावरण के चलते हम लोग सरवाइव करते हैं दुनिया में। वर्तमान में मानव का प्राकृतिक पर्यावरण से 2 प्रकार का संबंध है। अगर संबंधों को देखें तो 2 प्रकार का संबंध है, अर्थात मानव एक और तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संघटक का महत्वपूर्ण घटक है। जैसे मैंने कहा पर्यावरण में जैविक संघटक भी आते हैं, अजैविक संगठन भी आते हैं। जैविक में हमारे सभी जीव जंतु पेड़ पौधे आते हैं, तो जैविक संगठक का हम लोग पार्ट है कि नहीं, यानी हम लोग जो है मनुष्य जो है एक पर्यावरण का खुद ही एक पार्ट है, हम लोग खुद पर्यावरण का एक हिस्सा है।
जैविक संगठक और अजैविक संगठक को मिलाकर जो पर्यावरण बनता है, हम लोग जैविक संगठक का पार्ट है, यानी मनुष्य खुद ही एक महत्वपूर्ण घटक है पर्यावरण का। तो दूसरी ओर जो इनका दूसरा है वह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। पर्यावरण को प्रभावित करने के लिए, इन पे पर्यावरण पे प्रभाव डालने के लिए अगर प्रमुख कारकों की बात करें, वह भी मनुष्य है। हमारे गतिविधियों के कारण, हमारे कह सकते हैं औद्योगिक विकास के कारण हम लोग पर्यावरण पे गलत प्रभाव डाल रहे हैं, या अगर पेड़ पौधा लगा रहे हैं तो पर्यावरण को फिर हम लोग और ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो यानी हम लोग दूसरी ओर क्या है, दूसरी ओर हम लोग क्या है, एक प्रकार से महत्वपूर्ण संगठक तो है, तो दूसरी ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण कारक भी हैं पर्यावरण को अच्छा रखने में, पर्यावरण को खराब करने में, है ना, एक महत्वपूर्ण कारक भी हम लोग। क्योंकि मानव अन्य प्राणियों की तुलना में मानसिक स्तर पर सर्वाधिक विकसित है, अतः वह प्राकृतिक वातावरण को अपने अनुकूल बनाने में सक्षम है। हम लोग का जब पर्यावरण कह सकते हैं प्रतिकूल हो जाता है, हम उसको अनुकूल बनाने के भी प्रयास में करते हैं, और इसीलिए ये संगठन सारे बन रहे हैं। जितना कॉप सम्मेलन हो रहा है, या जिस प्रकार मैंने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखा जाता है कि सिर्फ हम वर्तमान पीढ़ी के लिए ना सोचें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचें। तो ये हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो क्या कर रहा है कि हम लोग प्रकृति को अपने अनुकूल बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है, बनाए रखना चाहते हैं। तो ये समझने वाली कह सकते हैं बात थी। और यहाँ से प्रश्न आपका विशेष नहीं बनेगा, प्रश्न आप देखिए यहाँ से बनेगा, प्रश्न यहाँ से बनेगा, मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा है। मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध है, इसके संबंध में 3 अवधारणा है, जो 3 कॉन्सेप्ट है ना, वो काफी फेमस है। तो कौन से कॉन्सेप्ट को किसने दिया और कौन सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये आपको जानना चाहिए। यहां से प्रश्न बनेगा। सबसे पहला आपका निश्चयवादी अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या हो गया, डिटर्मिनिज्म, निश्चयवादी अवधारणा। इस अवधारणा में मानव और पर्यावरण के संबंध में जो अवधारणा है क्या कहता है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, निश्चयवादी अवधारणा के पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। पहला क्या कहता है इस अवधारणा में, इस अवधारणा में कहा जाता है, निश्चयवादी अवधारणा में मानव को पर्यावरण का अंग माना गया है। मानव को पर्यावरण का क्या माना गया है, अंग माना गया, पहला। इसके समर्थक कौन थे, हम्बोल्ट, रेडजेल एवं रिटर। ये याद रखिएगा, ये वीबीआई है। जो भी यहाँ पे नाम है, उस नाम को याद रखिएगा। इस जो कॉन्सेप्ट था उसके प्रवर्तक कौन थे, तो आपका निश्चयवादी जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो हम्बोल्ट, रेडजेल और रिटर के द्वारा दिया गया है। इन्होंने मानव जीवन को पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर माना है। इसका मानना है मनुष्य का जो जीवन है पूरी तरह टोटली डिपेंड है आपका नेचर पर, प्रकृति पे पूरी तरह डिपेंड है, इनका कहना है। और अगर आगे बढ़े, इसमें और एक कदम आगे बढ़कर क्या कहा है, इस अवधारणा में प्रकृति को सर्वशक्तिमान, यानी प्रकृति को ही सबसे शक्तिमान कहा गया है ना, सब सर्वशक्तिशाली कहा गया है। प्रकृति को सर्वशक्तिमान तथा मानव को प्रकृति के हाथों का खिलौना कहा गया है। यानी इसमें ज्यादा जोर किस पर दिया गया है, प्रकृति पे। प्रकृति के आगे मनुष्य कुछ नहीं है, उसके हाथ का क्या हम लोग खिलौना है, ये कहा गया। मैं एक बार पूरी तरह हट जाता हूं ताकि पूरा स्लाइड आपको दिखे, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप पर्सनल नोट्स बना रहे हैं। वैसे मैं पीडीएफ अभी डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो किस कर सकते हैं, ये आपका अवधारणा में किस कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है कि मनुष्य जो है प्रकृति के हाथों का खिलौना है। किसमें कहा गया है, निश्चयवादी जो कॉन्सेप्ट है, निश्चयवादी अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म में ये कहा गया है मनुष्य जो है प्रकृति के हाथों का खिलौना है। और इसको किसने दिया है, हम्बोल्ट, रेडजेल और रिटर ने। 2 प्रश्न यहाँ से एकदम सॉलिड बनता है और इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगला जो हमारा कह सकते हैं अवधारणा है वो है संभववादी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है, पॉसिबिलिज्म, संभववादी अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। संभववादी अवधारणा में मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व माना गया है। सक्रिय तत्व, वहां तक क्या मानव को एक अंग माना गया पर्यावरण का, लेकिन यह सक्रिय तत्व यानी इसके बिना पर्यावरण का कह सकते हैं कल्पना नहीं किया सकते। इसका इनडायरेक्टली बोलने का मतलब यही है कि ये सक्रिय तत्व है, पर्यावरण का ही सक्रिय तत्व है। इसमें और जो माना गया है उसके बारे में देख लें। और ये सिद्धांत क्या कहता है, इसमें माना गया है कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। यानी
पिछले वाले में क्या था, सब कुछ प्रकृति था, सब कुछ पर्यावरण था, मनुष्य उसके हाथ का खिलौना था। लेकिन जी नहीं, यहां पर देखिए इसमें माना गया है कि मानव मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। यानी यहां सुप्रीम कौन है, सर्वशक्तिमान कौन है, मनुष्य, तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। जी हाँ, ये सिद्धांत सही भी है ज्यादा, क्योंकि हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है। हम लोग जब चाहे बारिश करा सकते हैं क्लाउड सीडिंग से, ठीक है, जब चाहे बारिश करा सकते हैं। प्रकृति पर हमने विजय प्राप्त किया है ना। हम लोग अंतरिक्ष तक चले गए हैं, ठीक है। वहां पर अभी आप सुनीता विलियम्स का नाम तो सुने ही होंगे, अभी वो 154 डेज से अंतरिक्ष में है। यानी हम लोग प्रकृति का खिलौना नहीं है, बल्कि प्रकृति को हम लोग अपने अनुसार घुमा रहे हैं। आजकल इतना औद्योगिकरण हुआ है कि अभी हमारा पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है। यानी हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर दिया। आप देखते हो ठंडा का सीजन थोड़ा लेट चल जाता है, गर्मी का सीजन में बहुत गर्मी पड़ता है। यानी जो नेचुरल था, क्या वो नेचर कांस्टेंट है? नहीं, उसमें परिवर्तन कर दिए हैं अपने एक्टिविटी से। यानी मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है और आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है, पॉजिटिव सेंस में हो या नेगेटिव सेंस में हो। इस अवधारणा के समर्थकों में नाम याद रखिएगा, विडाल डिलॉ ब्लॉस, विडाल डिलॉ ब्लॉस और जीन बुन्स। जीन बुन्स उल्लेखनीय है, इन दोनों का नाम को रट लेना है, दोनों के नाम को रट लेना है, विडाल डी लॉ ब्लॉस और जीन बुन्स। यहां से एक प्रश्न आपसे बन जाएगा, प्रकृति पर मनुष्य विजय प्राप्त कर सकता है, किस अवधारणा में कहा गया है? तो ये प्रश्न दूसरा बनेगा। और जिसे दो ही प्रश्न, यहां से पिछले से भी दो प्रश्न, यानी 4 प्रश्न आपको यहां से दिख गया। ये कौन सा था? कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। अब इसी से मिलता जुलता तीसरा कॉन्सेप्ट है, और ये हमारा है नवनीतिवादी अवधारणा। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ये बिल्कुल नया है भी, और कह सकते हैं वर्तमान समय इसी का है। वर्तमान समय सबसे ज्यादा अगर किसी अवधारणा को माना गया है सही, तो वो यही अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म, नवनीतिवादी अवधारणा। इस अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा, नाम को एकदम बिल्कुल याद रखना। सीधे प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म या नवनीतिवादी अवधारणा के प्रवर्तक कौन थे? तो ग्रिफिथ टेलर। इसमें क्या बताया गया है, इसको देख लें, यह क्या मानता है। इसमें बताया गया है कि न तो प्रकृति सर्वोपरि है, अब देखिए इसमें बीच का रास्ता अपनाया गया है। पहले में क्या था? प्रकृति सर्वोपरि है, दूसरे में मनुष्य सर्वोपरि है। अब ये मध्यम मार्ग चल गए, मध्यम मार्ग की ओर। और अधिकतर जो थ्योरीज है ना, वो मध्यम मार्ग जो मिडिल में चलते हैं ना, उसी का कह सकते हैं ज्यादा माना जाता है, इतिहास गवाह है। इसमें बताया गया न तो प्रकृति सर्वोपरि है और न ही मानव सर्वोपरि है, बल्कि हमें चाहिए कि हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें तथा इसके पश्चात अपने विकास नीतियों का निर्धारण करें। यानी प्रकृति का जो स्वरूप है, प्रकृति किस प्रकार बैलेंस रहेगी, उसको समझने का हमें प्रयास करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे डेवलपमेंट का जो कह सकते हैं कि स्कीम्स है, उसी के अनुसार बनाना चाहिए और उसी के अनुसार काम करना चाहिए। यानी दोनों को इसने सर्वोपरि माना है, और दोनों में किसी एक के तरफ ये इनका झुकाव नहीं है। सतत विकास का संबंध इसी अवधारणा से है, और हमारा समय अभी क्या है? सतत विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी समय चल रहा है। दुनिया किस ओर जा रही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस की ओर बढ़ रही है, और सतत विकास का जो सिद्धांत है वो इसी से प्रभावित है। इसीलिए यही सिद्धांत अभी सबसे ज्यादा सर्वोपरि मान्यता प्राप्त है। तो चलिए, इस सभी को आप अगर नोट कर ली हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नोट नहीं किया है तो मैं अभी कुछ देर बाद आपको टेलीग्राम पर और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भी इसको भेज देंगे, और वहां से आप इसके PDF नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अपना जब आपका लिखा हुआ रहेगा ना, तो वो आप फिर आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। जब एग्जाम के समय आप एक बार इसको पलट लेंगे ना, तो फिर आपके दिमाग में सारा कुछ धस जाएगा, क्योंकि आपके खुद के हाथ से लिखे हुए हैं। जब आप रिटर्न करते हैं तो आपका सिर्फ रिटर्न ही नहीं होता, बल्कि यहाँ मेंटल एक्सरसाइज भी होता है। वहां पे आपका जब 5 बार जो पढ़ेंगे ना,
जितना आपको याद करने में समय लगेगा उतना एक बार लिखने से याद हो जाता है। तो आपको अपना नोट्स बनाना चाहिए, ये सबसे बेस्ट रहेगा। और लास्ट में आप 1-2 पेज जरूर छोड़ दें, जैसे कोई भी मैं अगर आईसीटी खत्म करता हूं तो लास्ट में फिर 2-3 पेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर से आईसीटी अगर समय बचेगा, कुछ क्लासेस आईसीटी के नई चीजों को शामिल करेंगे, उसको आप वहां ऐड कर दीजिएगा। जो भी यूनिट पढ़ाऊं 3-4 पेज कम से कम आपको खाली रख देना है, इसके बाद दूसरे में जाना है, ताकि आपका एक परफेक्ट नोट्स बने। जब भी आपको भी कुछ नया चीज मिले उसी में डाल दीजिए, एक जगह आपका सारा नोट्स क्लियर रहेगा, आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं नए क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत,